हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नदी घाटी की सभ्यता। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके पहले हमने बहुत ही अच्छे से इतिहास का अर्थ, महत्व, उसके जानने के क्या क्या स्रोत है, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार हुई, पाषाण काल क्या है, पूरा पाषाण काल क्या है, ताम्र युग क्या है, ताम्र पाषाण काल क्या है, हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है नदी घाटी की सभ्यताएं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से आपके एग्जाम में तो आता ही आता है, और जो आपका टेट हो गया उसमें भी इस टॉपिक से आता है। तो फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अभी जुड़ जाए। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है नदी घाटी की सभ्यताएं, जिसमें आपको पढ़ना होगा सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसके बाद मिस्र की सभ्यता, उसके बाद चीन की सभ्यता। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और हम जानते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। तो जैसे कि और आप सभी को मैं बता दूं कि आप अपना जो वीडियो क्वालिटी है वो 240 पे कर लीजिएगा। ठीक है, और जैसे मतलब वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके बाद आपका जो क्वालिटी आएगा वो 340 का आएगा। फिलहाल अभी वो 240p पे ही आएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि विश्व के विभिन्न भागों में कांस्य युग, ठीक है, क्योंकि इसके पहले जो था वो कांस्य युग था। ठीक, कांस्य युग किसको कहा जाता है? तो जो वहां के जो मानव थे वो तांबे और जास्ते को मिलाकर कांस्य बनाया। ठीक है, तो उसे हम कांस्य युग कहते हैं। और जो कांस्य युग में परिवर्तन हुए बहुत ही ज्यादा हुए थे। ठीक है, तो यही कह रहा है कि विश्व के विभिन्न भागों में कांस्य युग में अनेक सभ्यताओं का विकास हुआ और ये सभ्यताएं नदी घाटी में विकसित हुई थी। हमने कल डिस्कस भी किया था, जो कांस्य युगीन था उसमें बहुत सारी सभ्यताएं विकसित हुई थी और वो नदियों और तालाबों के किनारे ही हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि जो तालाबों और नदियों के किनारे हुई थी तो जो वहाँ की मिट्टी होती है उपजाऊ होती है, खेती करना आसान होता है, प्लस जो उपजाऊ मिट्टी मिलती है बाढ़ आने की वजह से। ठीक है, और पानी पीने की कमी नहीं होती है, पानी नहर बनाए जाते हैं, तो इससे मतलब उनको बहुत ही बेनिफिट मिलता है, फायदा मिलता है। तो यही कह रहा है कि ये सभ्यताएं नदी की घाटी में विकसित हुई थी और नदियों की घाटी में विकसित होने के कारण ये नदी घाटी की सभ्यताएं कहलाई। प्रत्येक सभ्यता की अपनी कुछ विशेषताएं थी, परंतु इनमें परस्पर अनेक समानताएं भी थी। मतलब जितने भी आपके सभ्यताएं थे उनमें कुछ न कुछ समानताएं भी पाई जाती थी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं सबसे पहले तो सिंधु सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने हड़प्पा से 640 किलोमीटर दूर स्थित मोहनजोदड़ो में उत्खनन के द्वारा एक भव्य नगर के अवशेष प्राप्त किए। जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं, एक आपका होता है हड़प्पा सभ्यता और दूसरा होता है मोहनजोदड़ो। तो ये होता है कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन या उनके उत्खननकर्ता कौन है? तो वो है आपके हड़प्पा सभ्यता के दयाराम साहनी। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से संबंधित है राखल दास बनर्जी। ठीक है, कौन? तो राखल दास बनर्जी। तो यही सबसे पहले कह रहा है कि 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने हड़प्पा से 640 किलोमीटर दूर स्थित मोहनजोदड़ो में उत्खनन के द्वारा एक भव्य नगर के अवशेष प्राप्त
प्राप्त किए और प्रारंभ में उत्खनन कार्य सिंधु नदी की घाटी में ही किया गया था तथा वहीं पर इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे। किस सभ्यता के? तो मोहनजोदड़ो के। ठीक है, और उसके बाद अतः मार्शल ने इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा, क्योंकि जो सबसे पहले वो सिंधु नदी की घाटी में ही किया गया, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। पुरातात्विक अन्वेषणों का उत्खनन से स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्र, ठीक है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्र का हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो तक ही सीमित नहीं था, वरन यह अत्यंत विस्तृत था। सिंधु सभ्यता का विस्तार प्राचीन मेसोपोटामिया, मिस्र तथा फारसी सभ्यताओं के क्षेत्र में बहुत अधिक विस्तृत था। बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट्स कहा गया है। यही कहा जा रहा है कि जो आपका मतलब खोज हुआ उत्खनन से स्पष्ट होता है कि जो सिंधु सभ्यता का क्षेत्र यानी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो तक ही सीमित नहीं था, वरन यह अत्यंत विस्तृत था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि प्रशिक्षु सिंधु सभ्यता के नगर निर्माण योजना एवं भवन निर्माण योजना पर चर्चा करें कि यह व्यवस्थाएं कैसी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं सिंधु सभ्यता की विशेषताएं क्या थी। तो इसमें सबसे पहले बात तो हम करते हैं नगर निर्माण योजना की। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप जो था वो नगरीय था। हमने जैसे कि कांस्य युग में डिस्कस भी किया था कि लोग अब नगर में जाकर बसने लगे थे, क्योंकि उनको व्यापार जो था वो व्यापार करने लगे, फिर नगर में कृषि छोड़ के वो नगर में कुछ और व्यापार करने लगे। तो इसलिए जो यहाँ पे नगर निर्माण योजना था वो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो जो उनका स्वरूप था वो नगरीय था। सिंधु सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनवाली आदि से प्राप्त होती है। ठीक है, यानी यहाँ कह रहा है कि जो आपका नगर निर्माण है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप जो नगरीय था और सिंधु सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनवाली आदि से प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता नगरों में चौड़ी चौड़ी सड़कें पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर थी। देखिए सबसे अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता की नगर निर्माण योजना कैसा था, तो आप बहुत ही इसको अच्छे से लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता में जो नगरें थी और जो उनका मतलब स्वरूप था वो नगरीय था और जो भी सड़कें थी वो बहुत ही अच्छी यानी चौड़ी चौड़ी थी और वो पश्चिम से उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर थी। ये सड़कें एक दूसरे को प्रायः समकोण पर काटती थी। इस प्रकार प्रत्येक नगर अनेक खंडों मुहल्लों में बंट जाता था। एक सड़क 11 मीटर चौड़ी थी जो संभवतः राजमार्ग रही होगी। ठीक है, यानी जो सिंधु सभ्यता की जो एक सड़क थी वो 11 मीटर चौड़ी थी। ठीक है, इसलिए इसे राजमार्ग हो सकता है और नगर की सभी सड़कें राजमार्ग से मिलती थी और नगरों में जल निकास का भी समुचित प्रबंध था और सड़कों के किनारे नालियां थी जो पक्की एवं ढकी होती थी। इनमें मेन होल भी बनाया जाता था। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो उस टाइम सिंधु जितनी भी सभ्यताएं थी वो उनका जो नगरीय जो स्वरूप था बहुत ही अच्छा था। ठीक है, उसके बाद देखिए भवन निर्माण। नगर निर्माण पूरा हो गया। अब हम जानते हैं भवन निर्माण यानी घर कैसा था उस टाइम में। तो देखिए भवनों को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला साधारण भवन। साधारण भवन में क्या, तो इन भवनों का आकार आवश्यकता अनुसार छोटा एवं बड़ा होता था। ठीक है, यानी जो साधारण भवन थे उनका जो आकार था वो छोटा एवं बड़ा होता था। ये भवन 1 से 2 मंजिल तक के होते थे। ठीक है, और ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए ईंटों एवं पत्थर की सीढ़ियां होती थी और भवन में खिड़कियां, रोशनदान, दरवाजे, रसोई घर, कुआं, स्नान गृह और आंगन होता था। आप सोचिए अभी साधारण भवन है। ठीक है, अगर राजकीय सार्वजनिक भवन बोले तो
आप खुद ही एक बार सोच सकते हैं कितना अच्छा होगा, मतलब बिल्कुल ही अच्छा होगा। और आप देख सकते हो साधारण भवन जो थी उसमें आपकी खिड़कियां थी, रोशनदान थे, दरवाजे थी, रसोई घर, कुआं, स्नान गृह और आंगन थे। दरवाजे व छत लकड़ी के बने होते थे, ठीक है, यानी जो दरवाजे थे और जो भी छत थे वो लकड़ी के बने होते थे। दीवारें बहुत मोटी बनाई जाती थी, ठीक है, और फर्श जो था वो ईंट, खाड़िया एवं गारे से बनाया जाता था, ठीक है, क्योंकि साधारण था। और भवनों में जल निकास की उचित व्यवस्था थी। घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खोलकर घर के पीछे खोलते थे। यानी इसमें आप सबसे मेन महत्वपूर्ण जो है ये लाइन कि जो घर के दरवाजे यानी जो साधारण भवन थे वो मेन रोड से नहीं खुलता था। यानी अगर आपका इधर से, यानी एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं, जैसे कि मान लीजिए ये एक घर है, ठीक है, ये एक घर हो गया, तो अगर हम बात करें कि इधर से कोई सड़क जा रहा है, ठीक है, इधर से कोई सड़क जा रहा है, तो इधर से आपका घर का द्वार ना होकर पीछे से होता है या फिर साइड से हो सकता है, लेकिन इसमें क्या बोला है, पीछे से खुलता है, यानी पीछे, ठीक। तो इस तरीके से इसमें साधारण भवन में कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। जो छत बनते थे वो लकड़ी के बनते थे, दरवाजे भी लकड़ी के होते थे, ठीक है फ्रेंड्स। और जो फर्श होती थी वो ईंट से बनाई जाती थी, खाड़िया से बनाई जाती थी। और जो साधारण भवन में जो दीवारें थी वो बहुत ही मोटी मोटी बनाई जाती थी, क्योंकि गारे से बनाए जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको साधारण भवन में रखा गया है इस प्रकार के घर को। अब हम बात करते हैं राजकीय एवं सार्वजनिक भवन। इसमें क्या डिफरेंट है, तो नाम से ही पता चलता है राजकीय एवं सार्वजनिक भवन। मोहनजोदड़ो में राजकीय एवं सार्वजनिक भवन के भावना अवशेष भी प्राप्त हुए, ठीक है। एक विशाल भवन 71 मीटर लंबा और इतना ही चौड़ा है, आप देख सकते हो, मतलब 71 मीटर। सोचिए, एक तो लंबा भी है और उसकी चौड़ाई इतना ही है। इसमें एक विशाल कक्ष भी है जिसकी छत 20 स्तंभों पर टिकी हुई है और इसके फर्श पर अनेक चौकियां बनी हुई है। और संभवतः इसका प्रयोग विचार विनिमय के लिए होता होगा, मतलब कि जो आपका सिंधु सभ्यता था, मोहनजोदड़ो था, उसमें राजकीय जो भवन था, आप इसको याद कर लीजिएगा कि एक विशाल भवन 71 मीटर लंबा और इतना ही चौड़ा भी होगा, और इसमें एक विशाल कक्ष था और जिसकी छत 20 स्तंभों पर टिकी हुई थी और फर्श पर चौकियां बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी, ताकि उस पे लोग जो भी हैं वो विचार विनिमय कर सके। ये हमने डिस्कस किया। अब हम जानते हैं विशाल स्नानागार, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार एक विशाल भवन में स्थित है। इसका जलाशय आयताकार है, ठीक है। यह 39 फीट चौड़ा एवं 8 फीट गहरा है। जैसे हमने विशाल भवन की बात करी तो आप सोच सकते हो कि 71 मीटर लंबा था, तो इनका जो स्नानागार था ये जो था एक विशाल भवन में स्थित था और इनका जो जलाशय था वो आयताकार था, ठीक है, आयताकार था। और जो आपका मतलब विशाल स्नानागार था ये 39 फीट चौड़ा एवं 8 फीट गहरा था, ठीक है, 8 फीट गहरा था। और इसके प्रत्येक ओर जल तक पहुंचने के लिए ईंटों की सीढ़ियां हैं और जलाशय की दीवार पर फर्श पक्की ईंटों से बना है और जलाशय में जल निकास की समुचित व्यवस्था की गई है। और इसके चारों ओर बरामदे हैं तथा इनके पीछे कमरे बने हुए हैं, ठीक है। अगर आपने जैसे मोहनजोदड़ो मूवी देखा होगा तो आपको उसके थ्रू बहुत ही आसानी के साथ याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया विशाल स्नानागार, जिसकी जो चौड़ाई थी वो 39 फीट और गहराई जो थी वो 8 फीट गहरा था, ठीक है। और वहाँ मतलब प्रत्येक
मतलब प्रत्येक और जल पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और जलाशय की दीवार पर फर्श जो बनी थी वो पक्की ईंटों से बनी थी और पानी को निकालने के लिए एक समुचित व्यवस्था की गई थी पानी के निकास के लिए। तो ये हो गया विशाल स्नानागार, हमने भवन देख लिया, ठीक है, नगर निर्माण देख लिए। अब हम जानते हैं अन्नागार कैसा था, ठीक है। तो अन्नागार की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 18 मीटर एवं 7 मीटर है, यानी आपका लंबाई जो था वो 18 मीटर और चौड़ाई जो था वो 7 मीटर था। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो में सार्वजनिक भोजनालयों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अन्नागार तो थे ही मोहनजोदड़ो में, इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो में भोजनालयों के अवशेष भी प्राप्त हुए, यानी अन्नागार की लंबाई एवं चौड़ाई आप देख सकते हो 18 मीटर एवं 7 मीटर है और इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो में सार्वजनिक भोजनालयों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक जीवन की, ठीक है। तो सामाजिक जीवन कैसा था? तो उत्खनन से प्राप्त सामग्री एवं स्रोतों से सिंधु सभ्यता कालीन सामाजिक स्थिति यथा तत्कालीन खान पान, वेशभूषा, आभूषण, प्रसाधन सामग्री आदि के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है, जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट, सामाजिक संगठन। सोच सकते हो सामाजिक संगठन था, यानी सिंधु सभ्यता का समाज मुख्यतः वर्गहीन समाज ही था, यानी समाज मुख्यतः व्यापार प्रधान ही था। इसमें मुख्य वर्ग व्यापारी, योद्धा, श्रमजीवी, विद्वान आदि थे। संभवतः इस सभ्यता के अंतर्गत समाज मातृ प्रधान था, यानी वर्गहीन था, ठीक है। उसके बाद कृषि, फसल एवं आहार। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः 9 प्रकार की फसल उगाते थे। मुख्य फसल एवं जो था गेहूं, जौ, चावल, मटर, दूध, सब्जियां, फल, भेड़, गाय, मछली, मुर्गे आदि जंतु के मांस थे, ठीक है। उसके बाद उनका वेशभूषा एवं आभूषण, तो शरीर पर 2 वस्त्र धारण किए जाते थे, ठीक है। और प्रथम एक आधुनिक शाल के समान कपड़ा होता था, जिन्हें कंधे के ऊपर तथा दाहिनी भुजा के नीचे से निकाल कर पहनते थे, आपने देखा भी होगा, और जिससे दाहिना हाथ कार्य करने के लिए स्वतंत्र रहे और दूसरा वस्त्र शरीर पर नीचे पहना जाता था, जो आधुनिक धोती के समान होता था। स्त्रियों और पुरुषों के वस्त्रों में विशेष अंतर नहीं था, साधारणतः सूती कपड़े पहने जाते थे, परंतु ऊनी वस्त्रों का भी प्रचलन उस टाइम था, ठीक है। उसके बाद क्या था कि स्त्री और पुरुष दोनों ही अंगूठी, कड़े, कंगन, कंठहार, कुंडल आदि पहनते थे और स्त्रियां चूड़ी, कर्णफूल, हंसली, भुजबंद, करधनी आदि भी पहनती थी। ये आभूषण सोने, चांदी, हाथी के दांत, हीरो आदि से बनाए जाते थे और जो निर्धन व्यक्ति थे वो तांबे, मिट्टी, सीप आदि के आभूषण पहनते थे, लेकिन वो भी पहनते थे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रसाधन सामग्री की। तो स्त्रियों को प्रसाधन अत्यंत प्रिय थी, वह लिपस्टिक का प्रयोग करती थी और लिपस्टिक चनहुदड़ों से प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो ये भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, जो लिपस्टिक ठीक वो चनहुदड़ों से प्राप्त हुई थी, ठीक है। उसके बाद आमोद प्रमोद के साधन, यानी जो सिंधु सभ्यता के निवासी थे वो आमोद प्रमोद के प्रमुख साधन जुआ खेलना, शिकार खेलना, नाचना, गाना, ठीक है, मुर्गों की लड़ाई देखना, तो वो आमोद प्रमोद के साधन के भी बहुत ही मतलब उनको अच्छा लगता था। उसके बाद औषधियों की बात करें तो सिंधु सभ्यता निवासी विभिन्न औषधियों से परिचित थे। इस सभ्यता में खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के उदाहरण कालीबंगा एवं लोथल से प्राप्त हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि जो सिंधु सभ्यता के निवासी थे विभिन्न औषधियों से परिचित थे और इस सभ्यता में खोपड़ी के शल्य, ठीक है, जो खोपड़ी का शल्य चिकित्सा यानी कालीबंगा एवं लोथल से प्राप्त हुए थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि कालीबंगा और लोथल से क्या प्राप्त हुआ, तो खोपड़ी के शल्य। उसके बाद गृहस्थी के उपकरण, इस सभ्यता के निवासी घड़े, कलश, थाली, गिलास, चम्मच, मिट्टी के कुल्हड़ का प्रयोग करते थे और कभी कभी सोने, तांबे एवं चांदी के बर्तनों का भी प्रयोग करते थे। तो ये आपका हो गया सामाजिक जीवन, जो कि बहुत ही आसानी के साथ याद हो गया होगा।
अब बात कर लेते हैं उनके आर्थिक जीवन की। तो उत्खनन से प्राप्त अब यहाँ भवन अवशेष रहेगा। भवन अवशेष से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के निवासियों की आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़, क्योंकि हमने अभी जैसे पढ़ा कि उनका जो नगर व्यवस्था था, उनका जो आहार था, जैसा उनका सामाजिक संगठन था, ठीक है, स्नानागार कैसा था, इससे हमें पता लगा सकते हैं जो उनका आर्थिक जीवन होगा वो भी बहुत ही अच्छा होगा, है ना। अब इसमें देखिए फर्स्ट लाइन जो कहता है कि जो आपका सिंधु सभ्यता था, इसमें कृषि जो था वो कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था, और गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल, चावल, अनेक फल भी उगाए जाते थे। अगर पशुपालन की बात करें तो सिंधु सभ्यता के निवासी गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता आदि पालते थे। कपड़ा बुनना, तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो सिंधु निवासी संभवतः विश्व के सूत काटने तथा कपड़े बुनने वाले प्रथम लोग थे। उद्योग एवं अन्य व्यवसाय यानी सिंधु निवासी शिल्प कला में अत्यंत दक्ष थे। मिट्टी के असंख्य बर्तन खुदाई से प्राप्त हुए थे। अगर व्यापार की बात करें तो इस सभ्यता के निवासियों का विदेशों से भी व्यापारिक संबंध था, ठीक है। इस सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल एवं शोथकाको थे, और इनका विदेश जल एवं थल दोनों मार्गों से संपर्क था। थल पर बैलगाड़ियों तथा जल में जहाजों का प्रयोग किया जाता था। अब आर्थिक जीवन तो ये हो गया। अब हम जानते हैं कि उनका धार्मिक जीवन कैसा था। तो देखिए सिंधु निवासी के निम्नलिखित देवी देवताओं की आराधना करते थे। तो ये आपका हो गया, मातृ देवी की पूजा भी करते थे, शिव पूजा भी करते थे, योनि पूजा करते थे, पशु पूजा करते थे, सूर्य पूजा करते थे, वृक्ष पूजा करते थे और नदी पूजा करते थे। तो ये उनका मतलब इतने देवता देवी देवताओं की वो आराधना करते थे। अब मृतक संस्कार किस तरह करते थे सिंधु सभ्यता के लोग, तो इसमें देखिए जो इनका मृतक संस्कार था वो 3 टाइप से करते थे, ठीक है। कौन कौन से, तो पहला तो पूर्ण समाधि। पूर्ण समाधि क्या है, तो मृतकों को जमीन में गाड़ दिया जाता था और वहां समाधि बनाई जाती थी, और लोथल में 2 कंकाल एक ही कब्र पे दफनाए जाते थे, ठीक है। सॉरी, दफनाए मिले थे, यानी जो आपका पूर्ण समाधि है इसमें जो भी मृतक शरीर होता है उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है और वहां समाधि बनाई जाती है। और अगर बात करें कि लोथल में 2 कंकाल एक ही मतलब कि 2 आदमियों को एक ही कब्र में दफनाए हुए मिले थे। उसके बाद आंशिक समाधि क्या होती है, तो इसमें मृतक को पहले पशु पक्षियों का आहार बनने के लिए खुले स्थान में छोड़ा जाता है तथा बाद में उसकी अस्थियों को पात्र में रखकर भूमि में रखा जाता है। तो आई थिंक ये तो बहुत ही बेकार होगा। मतलब आप सोच सकते हो कि जो मृतक शरीर था उनको छोड़ देते थे पशु पक्षियों के खाने के लिए, उसके बाद जो भी शेष रह जाता था उसके बाद उसको अस्थियों को पात्र में रखकर, मतलब जो भी हड्डी शेष रह जाते हैं उनको पात्र में रखकर भूमि में रखा जाता है। तो आई थिंक ये सेकंड वाला बहुत बेकार होगा, है ना। और उसके बाद दाह कर्म, यानी इसमें शव को जलाकर उसकी राख तथा अस्थियों को कलश में रखकर भूमि में गाड़ दिया जाता है, और मोहनजोदड़ो में ऐसे कलश प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स आपका फर्स्ट एंड थर्ड तो सही है, लेकिन जो आपका आंशिक समाधि जो सिंधु सभ्यता के लोग ही करते थे ये मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं, बहुत ही बुरा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम करें कला की, तो अगर हम कला की बात करते हैं तो कला एवं ललित कला की जानकारी हमें निम्नलिखित द्वारा प्राप्त हो सकती है। भवन निर्माण कला, इसमें विशाल अन्य गृह, मकान, सुनियोजित नगर आदि उनकी कला को प्रमाणित करते हैं। उसके बाद मूर्ति कला की अगर बात करें तो सिंधु निवासी मूर्तियां बनाने में कुशल थे। उस समय की धातु पसाड़ एवं मिट्टी की मूर्तियां जिससे वो धार्मिक देवी देवताओं की जैसे उपासिकाओं आदि की प्राप्त हुई है। और धातु कला यानी सिंधु निवासी सोने, चांदी, तांबे आदि के आभूषणों का निर्माण करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट्स है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति इसका मुख्य उदाहरण है। यानी अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करें तो मोहनजोदड़ो में जो हमें प्राप्त हुआ था मूर्ति, वो कांसे की नर्तकी की मूर्ति बनाई गई थी। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। चित्रकला, इस सभ्यता के लोगों को चित्रकला का भी ज्ञान था जिसकी पृष्ठ प्राप्त बर्तनों एवं मुहरों पर चित्रों से होती थी। उसके बाद संगीत एवं नृत्य कला, यानी
संगीत संबंधी उपकरण यानी ढोल, तबला आदि खुदाई से प्राप्त हुए और नृत्य मुद्रा में स्त्री की धातु मूर्ति इस बात का परिचायक है कि वे नृत्य कला में भी रुचि रखते थे। हमने डिस्कस भी किया था आमोद प्रमोद, ठीक है। ताम्र पत्र निर्माण कला यानी सिंधु सभ्यता कालीन अनेक ताम्र प्राप्त हुए जो आकार में वर्गाकार है। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हो कि प्रशिक्षु पुनरावृत्ति निम्न बिंदुओं को चर्चा कर सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का नगर निर्माण योजना कैसी है। फ्रेंड्स ये ऐसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे कि सिंधु सभ्यता की नगर निर्माण योजना कैसी थी, तो आप बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हो कि जो सिंधु सभ्यता का स्वरूप था वो नगरीय था, ठीक है। और जो उनका नगर था, जो भी बसा था वो उनका नगर जो था वो बहुत ही बड़ा था, ठीक है। और वहाँ पानी या जो भी रोड थे बहुत ही अच्छे थे और मतलब जो रोड बनते थे वो समकोण में बनते थे, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा आई थिंक 18 ऐसे कुछ था जो बहुत बड़ा रोड था जिसे हम राजमार्ग कह सकते हैं। उसके बाद भवन निर्माण योजना, तो भवन निर्माण को हम 2 पार्ट में विभाजित कर सकते हैं, एक तो साधारण भवन और दूसरा राजकीय भवन। साधारण भवन में आप लिख सकते हो कि जो साधारण भवन था उसमें जो घरें बनती थी सबसे महत्वपूर्ण कि वो मेन रोड जो होता था, वो जो घर का दरवाजा होता था वो मतलब रोड से घर के मतलब पीछे बनाया जाता था। मतलब मेन रोड, अगर आज के ज़माने में अगर हम देखें तो रोड होता है उसके सामने ही दरवाजा बनाया जाता है, लेकिन उस जमाने में जो सिंधु सभ्यता का लोग था, साधारण भवन जो था उसको घर का जो द्वार था मेन रोड में ना होकर पीछे के द्वार बनाते थे, ठीक है। और राजकीय भवन की बात करें तो उनका जो भवन था बहुत ही बड़ा था, ठीक है। और स्नानागार, अन्नागार, स्नानागार अभी हमने डिस्कस किया बहुत ही लंबा, ठीक है। अन्नागार भी। उसके बाद सिंधु कालीन सामाजिक जीवन कैसा था, सिंधु कालीन धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, तो हमने बहुत ही महत्वपूर्ण ये जितने भी पॉइंट्स थे अच्छे से आप सभी को याद हो गया होगा, ठीक है। अब हम कल डिस्कस करेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सिंधु सभ्यता की जो सभ्यता है ये हमने एक जैसे सेपरेट वीडियो में आप सभी को पॉइंट टू पॉइंट बहुत ही अच्छे से डिस्कस करवाया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप बहुत ही अच्छे से देख सकते हो, उसमें बहुत ही आसानी के साथ आपको याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।